Welcome students, welcome to the class. I hope you must have been enjoying the classes, regular classes. आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन का रेस्ट पार्ट और उसमें शुरुआत करेंगे रिलेटिव से। हमारा बचा हुआ प्रोनाउन अभी भी रिलेटिव के बाद इंटरोगेटिव और इंडिफिनिट होगा। रिलेटिव से शुरुआत करने का कारण है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। रिलेटिव क्लॉजेस भी एक अलग से चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का एक ब्रीफ नॉलेज जरूरी है उस चैप्टर को आगे समझने के लिए। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध जोड़ने वाला, संबंधी। लेकिन यहां पर संबंध जो जुड़ेगा वो दो वाक्यों का जुड़ेगा। एक्चुअली कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है और उसका कोई हिस्सा अनएक्सप्लेन रह गया, तो अगले वाक्य में उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत न पड़े, उसी में कर दिया जाए। उसके लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके उसका एक्सप्लेनेशन उसके साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन में मेन हमारे पास जो कि दैट है और उसके बाद WH के सारे डेरिवेटिव्स हैं। हु, whom, whose एंड which। हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में पर्सन के लिए किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन के लिए whom होगा, पॉजेसिव बताने के लिए whose होगा और थिंग्स बताने के लिए which का यूज करते हैं। दैट का यूज थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए होता है, लेकिन कन्वेंशनली सिंगुलर अगर है, कोई एक आदमी है, कोई इंडिविजुअल है, उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में दैट का यूज जनरली अवॉइड किया जाता है। तो वहां पे ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं इसका यूज होता कैसे है। सपोज एक सेंटेंस हम लेते हैं कि द बॉय इज प्लेइंग वेल। सेंटेंस तो स्ट्रक्चरली कंप्लीट दिख रहा है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एक एडवर्ब भी है। तो सब्जेक्ट वर्ब होता है तो क्लॉज या सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है तो सेंटेंस ये सही दिखता है, सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बॉय का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। बॉय है कौन, ये कहाँ क्लियर हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ही इज माई रिलेटिव, वो मेरा रिश्तेदार है। तो ये लड़के के लिए ये वर्ड हमने यूज किया। कौन लड़का, तो वह लड़का मेरा रिश्तेदार है। तो इसको इसी में जोड़ने के लिए पर्सन है और सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो हम ही के बदले हु रिलेटिव यूज कर लेंगे। ही डिलीट हो जाएगा और उसके बाद इस पार्ट को हम बॉय के बाद जिस पार्ट को एक्सप्लेन करना है उसके बगल में जोड़ देंगे। तो हमारा सेंटेंस मिलेगा द बॉय हु, जो कि ही को रिप्लेस कर रहा है हु, ही दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हु इज माई रिलेटिव इज प्लेइंग वेल। तो इसमें हु इज माई रिलेटिव यहां पे जुड़ गया और इस लड़के के बारे में बता दिया कि लड़का जो मेरा रिश्तेदार है अच्छा खेल रहा है। यहाँ पे इस पूरे क्लॉज को जो जुड़ा इसको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं और जिस प्रोनाउन से ये जुड़ा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है वो नाउन एंटीसीडेंट कहलाएगा। इसका नोमेनक्लेचर याद रखना जरूरी नहीं है। इस मामले में इतना याद रखना जरूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का जो वर्ब होता है वो इस एंटीसीडेंट से गवर्न होता है, रेगुलेट होता है। आई, हु, एम। अगर आई आ गया तो वहां पे एम होगा। यहाँ पे प्लूरल होता है द बॉयज, तो यहाँ पर आर होता। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रखेंगे कि एंटीसीडेंट ही रिलेटिव के बाद वाले वर्ब को गवर्न करता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और भी एक आध एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मान लीजिए
ये एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे दिया गया, ये एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है जहां की दूसरे रिलेटिव की जरूरत पड़ती तो कैसे रिकॉग्नाइज करते। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यू नो हिम, तुम उसे जानते हो। तो अब लड़के के लिए हिम वर्ड आया जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम whom यूज कर सकते हैं और साथ में that भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे ही करके देखेंगे, लेकिन रिलेटिव जो है वो शुरुआत में ही आता है। तो हिम को इन्होंने रिप्लेस किया और उसके बाद इसको शुरू में लेके आ गए। तो यहाँ पे हम whom या that का यूज कर लेंगे, दोनों में से कोई कर सकते हैं आप। तो he, the boy, that is my, that you know is playing well, या whom you know is playing well। तो अब ये पार्ट जो है ये रिलेटिव क्लॉज हो गया और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से हम इसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अगला रिलेटिव के लिए भी हम एग्जांपल देख लें। द बॉय इज प्लेइंग वेल, अगर इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से मिला और उसको जोड़ना हो कि his father is my friend, तो यहां पे his है तो ऑब्वियसली पॉजेसिव आ जाएगा। तो whose father यहां पे कर देंगे और इस पूरे पार्ट को यहां पे जोड़ देंगे। तो the boy whose father is my friend is playing well। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि बीच में ही जुड़ता है, ये आप क्लियरली दिमाग में रखिएगा। जहां जो वर्ड अनएक्सप्लेन्ड होगा उसके तुरंत बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिव का यूज होता है। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने कहा सिंपली कि दिस इज द बुक। अब यहां पे दिस इज द बुक, तो कौन सी किताब, कोई भी पूछेगा यही किताब है, तो कौन सी किताब है। तो यहाँ पे ये पार्ट अनएक्सप्लेन्ड है, तो रिलेटिव कभी भी जुड़ेगा तो इसके बाद जुड़ेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि आई have already gone through it, मैं इसे पहले ही पढ़ चुका हूं, यही वो किताब है, मैं इसे पहले ही पढ़ चुका हूं। तो यहाँ पे it है जो किताब के बारे में बात कर रहा है। तो it ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो यहाँ पर वस्तु है तो which या that का हम यूज करते हैं और फिर इस पार्ट को शुरुआत में ले जाकर जोड़ेंगे। इट डिलीट हो जाएगा, उसके बदले में विच या दैट का यूज कर लेंगे और इट विच या दैट यहां पे आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे। दिस इज द बुक दैट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ये आपका सेंटेंस हुआ। तो इसमें ये पूरा पार्ट रिलेटिव क्लॉज हो गया और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब उम्मीद है कि आपके लिए क्लियर हुआ होगा। इसमें रिलेटिव में और भी बहुत डिटेल में है, जबकि जो चीजें हम क्लॉज में पढ़ेंगे, जैसे कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स। कई बार रिलेटिव्स आप देखते होंगे कि कॉमा लगा के यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम क्लॉज में पढ़ेंगे। अभी रिलेटिव का यूज कैसे होता है, दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, ये इतना सफिशियंट है इसके लिए। थैंक यू। और नेक्स्ट पर आते हैं अब।
उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इसमें अगर डिटेल में है तो थोड़ा वेट करिए, जब क्लॉज पढ़ेंगे तो ये सारा चीज जो इसका डेप्थ में है आपको मिलेगा। अभी हम लोग सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के हिसाब से ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव हमारा है। इंट्रोगेटिव सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, और उसमें सारे प्रोनाउन ही होंगे या कुछ और भी वर्ड्स होते होंगे। तो जितने WH वर्ड हैं उनसे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हु, whom, whose, which, ये सारे आप रिलेटिव्स में भी देख चुके हैं। यहां पर इसका मीनिंग बदलता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा भी WH वर्ड हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो ये सारे भी WH वर्ड हैं। वाई भी इसमें आ जाएगा। तो इसको हम यहीं पर रख सकते हैं, वाट को। वाट यहां पर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब इतना क्लियर है कि प्रोनाउन में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। ये चार जो हैं ये डिस्कस नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोनाउन की कैटेगरी में वही आते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर सकें। हु का आप आंसर देंगे तो कोई पर्सन आएगा जो कि नाउन हो सकता है, हुम भी हो सकता है, हुज पॉजेसिव में प्रोनाउन आता है वो भी हो सकता है, विच कोई थिंग होगा तो वो भी हो सकता है, और व्हाट भी कोई थिंग या आइडिया हो सकता है तो वो प्रोनाउन में आ जाएगा। लेकिन व्हेन का जब भी हम आंसर देते हैं तो कोई टाइम बताते हैं, तो टाइम प्रोनाउन में नहीं है, नाउन में नहीं आता है। वेयर प्लेस नेम, प्लेस नेम के लिए भी मैंने बोला था कि एडवर्ब हो सकता है। हाउ तरीका बताना वो भी एडवर्ब हो जाता है। वाई कारण बताना वो भी एडवर्ब हो सकता है। तो ये जो हैं ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, बट दीज आर मेनली एडवर्ब्स, इसलिए हम लोग प्रोनाउन में इनको ही डील करेंगे। तो इसमें बहुत इजी है। हु आर, एक एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आर यू वेटिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली रहेगा। इसमें हुम का यूज करते हैं तो पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा, फॉर हुम आर यू वेटिंग। आप वॉइस का सेंटेंस बनाते होंगे तो बाई हुम इस तरीके से यूज करते होंगे, तो प्रीपोजिशन पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज होगा। हुज इज दिस बुक, तो इसका आंसर कभी भी पॉजेसिव के रूप में ही आएगा, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। विच जब होगा तो विच इज योर बुक, या व्हाट इज दिस बुक अबाउट, ये किस बारे में, किस विषय पर किताब है। तो ये सारे हम यूज कर लेते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और इसी तरीके से इनका यूज होता है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन बहुत नहीं है, जो डिफरेंशिएशन था ये मैंने बता दिया। अब लास्ट हम लोगों का प्रोनाउन का सेक्शन बचा हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ये निश्चितता नहीं होती है कि किस चीज के बारे में बात हो रहा है। आप जानते हैं कि वहां पर कुछ है, लेकिन ये नहीं कंफर्म पता है कि क्या है, तो आप इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसमें कुछ मेन प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरी है, सम है, एनी है और नन है, और इस सबके डेरिवेटिव्स भी हैं। तो एवरी का एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग।
सम का समवन, समबडी, समथिंग, एनी का एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नन का नो वन, नोबडी, नथिंग। इस तरीके से हम इसका सबका डेरिवेटिव यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि एवरी इंक्लूडिंग, ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। ये सारी चीजें आपको पेन डाउन करते रहना चाहिए, कॉपी किताब लेके बैठिए, नहीं तो आगे भूलने लगिएगा, दिक्कत होगी। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सारे इंक्लूडिंग ये एवरी हमेशा सिंगुलर होते हैं। सम डिपेंड करता है कि काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है कि अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, तो हम पहले भी देख चुके हैं, कल भी नाउन वाले सेक्शन में भी। तो यहां पर सम काउंटेबल के साथ यूज होगा तो प्लूरल होगा, प्लूरल विथ काउंटेबल्स। अनकाउंटेबल के साथ ये सिंगुलर रह जाएगा। एनी और नन आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, दे कैन बी इधर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुक्स में भी ऐसा देता है कि नहीं हमेशा ये प्लूरल में यूज होना चाहिए, लेकिन कई बार एनी जो है वो एनी वन का मीनिंग देते हुए यूज होता है, इसलिए उस समय सिंगुलर हो सकता है। और नन भी कई बार नो वन का मीनिंग देते हुए यूज हो सकता है, हो जाता है, इसलिए वो भी वहां पे सिंगुलर हो सकता है। तो उसमें देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, आप इसको कॉन्टेक्चुअली यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी इन योर यूज। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आपने उसको सिंगुलर में और दूसरे लाइन में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट चेंज के आप प्लूरल में यूज करेंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप ध्यान में रखिए। अब इसका कोई एक यूज आप देख लीजिए, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो कौन है ये पता नहीं है। एवरीवन was present in the party, सभी लोग पार्टी में उपस्थित थे, लेकिन कितने लोग थे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये इंडेफिनिट इसीलिए बोला जाता है। और यहां पर आपने ये भी देखा कि दोनों यूज में हमने, दोनों सेंटेंसेस में हमने इसका सिंगुलर यूज किया, ये प्लूरल नहीं होता है। सम होता तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम इसको प्लूरल कर देते हैं क्योंकि वो काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है। और एनी और नन डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन द डिबेट, मतलब एनी वन, कोई एक भी इंटरेस्टेड नहीं है डिबेट में, तो वहां पे हम इज लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कई स्टूडेंट्स हैं और उसमें एनी ऑफ देम आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कुछ संख्या की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा, तो वो कॉन्टेक्चुअली डिसाइड होता है कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर बात कर रहे हैं या प्लूरल के रूप में यूज कर रहे हैं, उसको क्या होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप यूज करेंगे। आज हमारा प्रोनाउन का चैप्टर फिनिश होता है और इसमें जो भी डाउट्स हो आप हमसे कांटेक्ट करिए, पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको बताएंगे। और एंजॉय करिए पढ़ाई को। लॉकडाउन अभी हो सकता है कि एक्सटेंड करे, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेंगे, आप एंजॉय करते